चलिए अब मैं वर्ग संख्या कैसे पहचानते हैं वह पूर्ण वर्ग है नहीं बताता हूं। मैं यहाँ पर कुछ संख्या लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। 144 है ना, 256, 365, 321, ठीक है। और लिखता हूं 188, 400, ये हो गए 147, ठीक है। इतने ठीक है। चलो देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, इन संख्या यह किन किन का 2 बार स्वयं से गुणा करने पर आया है, ये पूर्ण संख्या है कौन नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे, ध्यान देना मेरी बातों को। अगर इकाई अंक में 2 आ जाए, क्या आ जाए, अगर इकाई अंक में 2 आ जाए, 3 आ जाए, इकाई अंक जैसे 4 है, यहाँ पर 6 है, 5 है, 1 है, 8 है, 7 है, ठीक है। उसी तरह 7 आ जाए, 8 आ जाए, इतने याद रखिए। अगर इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 आ जाए, ठीक है। एक और याद रखना, एक तो 0, ठीक है, केवल एक सिंगल 0 बोलते हैं, अकेला 0, अकेला 0 आ जाए, इसी में बोलते हैं अकेला क्या आ जाए, हमारा 0 आ जाए, ठीक है। जैसे मैं लेता हूं यहाँ पर 120 ले लेता हूं, तो इकाई में एक ही 0 है ना भाई, दहाई भी 0 नहीं है, साथ में याद रखना। अगर 2, 3, 7, 8 और अकेला 0 आ जाए तो आप कहेंगे वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये बात याद रखना, ये मोस्ट बात है। तो उस संख्या, पूरी संख्या को क्या बोलने की, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं चेक करके। यहाँ पर तो 2, यहाँ पर 4 आया, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, हो सकता है या है, नहीं है नहीं बोलेंगे। ये भी पूर्ण वर्ग हो सकता है ना, ये भी है, हो सकता है बोल रहा हूं मैं, है ना, है नहीं बोल रहा हूं, वो चेक करेंगे, उस विधि को आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर 1 आ गया, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 8 आ गया, इकाई अंक क्या आ गया यहाँ पर 8, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या कदापि नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये हो गया, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या कदापि नहीं होगा। इकाई अंक 7 आ गई ना, इधर कुछ भी रहे, दहाई, सैकड़ा, हजार, कुछ भी रहे, इकाई से ही मतलब है। यहाँ पर सिंगल 0 आ गया तो कोई भी शर्त में यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसको याद रखिए, अगर इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 आ जाए ना, तो बस, और अकेला 0 रहे तो उसे हम कहेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है को कैसे पहचाने, ठीक है। तो ये तो देख के हो गया, है ना। अब हम कहेंगे किसका ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। 144 पूर्ण वर्ग है, लेकिन किसका है ये, किसको 2 बार गुना किए हैं तो वो इतना आया, ठीक है। पू विधि कहलाएगी हमारी, कौन सी विधि कहलाएगी, अभाज्य गुणनखंड विधि। और एक पढ़ेंगे इसके बाद भाग विधि, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं पहला अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। जैसे मैं चेक कर रहा हूं 144 है ना, पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, ये मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं मैं चेक कर रहा हूं, तो इस विधि है ना, है या नहीं, ठीक है या नहीं। तो देखिए ध्यान से, तो उस विधि का नाम क्या है, चेक करने की विधि, निकालने की विधि क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। चलिए इसको कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा, एक बार समझिएगा, है ना। चलो इसको बनाने के लिए हम भाग, ये है ना, भाग ही करेंगे, ठीक है, लेकिन किससे, अभाज्य संख्याओं से, ठीक है। 144 हो गया हमारा, इकाई अंक यहाँ पर 4 है, तो सबसे स्टार्ट पहले करेंगे 2 से भाग देना, इकाई 4 है, सम है, तो 2 से जाएगा, भाग दो 2, तो 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 के लिए छोटी हो गई, दोनों अंक के पढ़ेंगे 14 के लिए, तो 2 सत्ते 14 हो गया। और 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे 4 के लिए, तो कितने बार में 4 आता है, 2 बार में, ठीक है। यहाँ से 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 के लिए, 7 से ज्यादा मत हो, तो 2 3 6 1 बच गया, 12 हो गए, 2 6 का 12 हो गया, ठीक है। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, है ना, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार में आता है, 9 बार में आता है। अब 2 के पहाड़ा में तो नहीं आता है, 3 के पास जाएंगे, 3 के पहाड़ा कितने पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 का पहाड़ा कितने पढ़ेंगे, 3 आएगा, 1 बार, ठीक है। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया, ये जो दिया है ना यही अभाज्य गुणनखंड है। अब चेक कैसे करेंगे देखिए, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूं, है ना, अतः 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है उसको मैं लिखूंगा, ध्यान देना है, ऐसे ही आप, है ना, कॉपी बनाना है, ठीक है। तो ये अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड है क्या क्या है, गुणा के रूप में लिखना है ना, 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2, 4 ठो 2 है, और 3 2 बार है, ठीक है, 1 को छोड़ देना, है ना। अब देखिए यहाँ पर देखना, अभाज्य गुणनखंड के जोड़ी युग्म में कितने हैं, 2 के युग्म बनेंगे, याद रखना, ठीक है। 2 गुणनखंड है ना, 1 2 और 1 2 एक युग्म बना रहे हैं, है ना। तो कितने अवयव होते हैं एक युग्म में, 2 अवयव होते हैं, जोड़ी बन रहा है,
ठीक है, ये भी अभाज्य गुणनखंड के युग्म बन रहे हैं, है ना। तो सभी के युग्म बने ना, तो सभी के युग्म बने तो यह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है ना। सभी के क्या यहां पर लिखेंगे हम, है ना। 144 के सभी अभाज्य गुणनखंडों, सभी अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों के युग्म बन रहे हैं, के युग्म माने जोड़ा, जोड़ा मतलब दो होता है, याद रखना है ना। युग्म बन रहे हैं, है ना, बन रहे हैं। अतः यह क्या है 144, यहां पर प्रश्न है ना हमारा। अतः ये 40 क्या है हमारा, पूर्ण वर्ग संख्या, या इस प्रकार, है ना, इस प्रकार 144 क्या है हमारा, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ये हो गया पहला आंसर, है या नहीं, है ना। तो ये है, ठीक है। किसका है बोलेंगे तो जैसे जोड़ी बनाना, यहां पर ध्यान देना अच्छी से, जोड़ी बनाना, तो जोड़ी बना है उसको एक ठो लिखेंगे, याद रखना, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहां पर, इसे यहां लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, जोड़ी बन गया, पूर्ण वर्ग हो गई, हमारा प्रश्न का आंसर खत्म हो गया। अब करेंगे किसका पूर्ण वर्ग है ये, तो किसका दो बार गुणा कर 144 आया, तो यहां पर जोड़ी में से एक ठो लिखेंगे, याद रखना, गुणित इस जोड़ी में से दो अवयव हो गए ना, इसमें से अकेला एक लिखेंगे, ठीक है। और इस तीन के युग्म में से एक 3 लिखेंगे, गुणा कर दो इनको, तो ये हो गया 3 दूनी 6, ठीक है, और 6 दूनी कितना हो गया 12, ठीक है। तो ये किसका पूर्ण वर्ग है, 12 का, कि कौन 144, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, 12 गुणित 12 करेंगे तो आएगा 144, ठीक है। चलिए देखते हैं पाइथागोरस त्रिक होता क्या है ना, बहुत आसान है, ठीक है। तो इसमें मैं एक बिंदु ले रहा हूं, अभ्यास 1 है ना, ये अभ्यास 1 के सवाल ले रहा हूं, ठीक है बच्चों। अभ्यास 1 के सवाल, फिर प्रश्नावली जाएंगे। अभ्यास 1 में पहला है हमारा, जो कौन सा पाइथागोरस त्रिक बिंदु है ना, वो पता करना है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, तो मैं उदाहरण ले रहा हूं 5, 12, त्रिक मतलब होता है 3, है ना, 3 बिंदुओं की तिकड़ी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको किसने खोजा है आपको बता दूं, एक हमारे वैज्ञानिक है बोधायन, ठीक है, रहे हैं, उन्होंने इसके बारे में बहुत विस्तृत से खोजा है, ठीक है। तो चलिए क्या ध्यान दीजिए, क्या करना है यहां पर, है ना, ऐसे लिखेंगे आप, ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं, तो होता है ना, वो चेक करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे जो छोटी है, छोटी संख्या कौन कौन सी हो गई, 5 हो गई, 12, 13 सबसे बड़ी हो गई ना तीनों में, तो 5 और 12, तो हम करेंगे क्या यहाँ पर, 5 का वर्ग धन जो उससे बड़ी है उसका, सबसे बड़ी को अलग रखेंगे, दोनों की वर्ग करके जोड़ेंगे। चलिए जोड़ देते हैं, तो 5 का वर्ग होता है कितना, 5 गुना 5 25, इसको याद रखो आप, है ना। और 12 का वर्ग कितना होता है, 12 गुणित 12, तो 12 12 में 144 होता है। इनको जोड़ देते हैं, ये कितना गया हमारा, ये 4 और 5 हो गए 9, और 4 और 2 हो गए 6, 1 का 1, इतना आ गया, ठीक है ना। और कहा जाएंगे हम, सबसे बड़ी है, बड़ी क्या है 13, सबसे बड़ी संख्या लिखते यहाँ पर, है ना। और सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, सबसे बड़ी संख्या 13 है ना, 13 है सबसे बड़ी संख्या त्रिक में, 3 बिंदुओं की तिकड़ी में 13 बड़ी है, तो इसका वर्ग करेंगे, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 13 का वर्ग, है ना। तो बड़ी संख्या का वर्ग करने पर, या सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करने पर, संख्या का वर्ग करने पर, ठीक है। तो ये कितना आ गया वर्ग करने पर, 13 गुणित 13 करेंगे कितना आएगा, 13 गुणित 13 मतलब 13 का वर्ग मतलब 169। अब याद आया, ये भी छोटी छोटी जो दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योगफल किए तो 169 आया, और सबसे बड़ी का वर्ग किए तो भी 169 आया। जब दोनों बराबर आ जाए, है ना, दोनों बराबर आ जाए, तब क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, पाइथागोरस त्रिक बिंदु है। इसको याद रखना, बराबर आ जाए तो क्या बोलेंगे, पाइथागोरस त्रिक बिंदु है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे, अतः दिख रहा है ना बराबर है, अतः 5, 12, 13 क्या है, पाइथागोरस त्रिक बिंदु है, ठीक है। इसको ऐसा लिखेंगे, गोरीय
त्रिक बिंदु, तिकड़ी त्रिक बिंदु है। हो गया आंसर। बराबर नहीं होता तो नहीं लिखते। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं चेंज बस यहां से कर रहा हूं, लिखना ऐसी है पूरा कॉपी में। ठीक है, यहां पर देखते हैं है या नहीं, है ना। चलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं इसी का चौथा वाला, है ना। यहाँ पर चौथा ले रहा हूं, अभ्यास 1 का चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 4, 7, 11, ये त्रिक बिंदु है यानी चेक करो बोल रहा है। ठीक है, 4, 7 और हो गए हमारा 11। चलिए देखते हैं। तो सबसे बड़ी छोटी है ना, तो यहाँ पर मैं कर दूं क्या, 4 का वर्ग धन 7 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, 4 गुना 4, और 7 कितना होता है, 49। याद रखना, छोटी को लेना है, दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग। सबसे बड़ी को तो आगे करेंगे। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 9, 6, 15 का 5 हो गया, हासिल आया 1, और 4, 1, 5, 1, 6, 65 आया। अब देखेंगे बड़ी संख्या क्या है हमारे, 11। इसका वर्ग करने पर क्या आया, 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, देखते हैं यहां से। तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121। क्या दोनों बराबर है, 65 आया है, 121 आया है ना। इसको मैं यहां लिख देता हूं। इसके नीचे आप लोग क्या लिखेंगे, है ना, इधर लिखना। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे चूंकि, है ना, 4 का वर्ग धन 7 का वर्ग ये बराबर नहीं है। ठीक है, इसको वैसे पढ़ेंगे, बराबर नहीं है किसके, बड़ी संख्या 11 के वर्ग के, है ना। इसीलिए कौन सा बिंदु, 4, 7, 11 पाइथागोरीय त्रिक बिंदु नहीं है। ठीक है, पाइथागोरीय त्रिक बिंदु नहीं है ना। ये आप याद रखिए, त्रिक बिंदु नहीं है ना। बस बराबर आता तो है, नहीं है तो नहीं है। बस किनको वर्ग करना है, छोटी संख्याओं के वर्गों का योगफल, और सबसे बड़ी का अलग से करेंगे वर्ग। ठीक है, वो आपस में बराबर हो जाए तो है, नहीं तो पाइथागोरीय त्रिक बिंदु नहीं है। अब बढ़ते हैं हम प्रश्नावली 1.1 की ओर। प्रश्न हमारा है, निम्न संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए कि ये पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। अगर जोड़े बन जाए, है ना, 2-2 के जोड़े याद रखना। ठीक है, तो चलो इसको चेक कैसे करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना, इसको याद रखना। तो निकालते हैं 164 का मान, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो मैं लिख दूं 4 आया, इकाई है तो 2 से जाएगा ना, एक छोटी होगी, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, एक के लिए छोटी होगी तो 16, दोनों अंक लेंगे। ठीक है, 2, 2 8 16, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 के पहाड़ा में 2 चौक 8, 2 एकम 2। ठीक है, अब हम फंस गए क्या, यहाँ पर 41 है। तो 41 याद रखिए, 41 स्वयं के पहाड़ा में आता है और किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। कितने बार में आता है, 1, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर हम, इसीलिए, है ना, इसीलिए 164 के अभाज्य गुणनखंड, है ना, के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, लिखते हैं यहाँ पर बराबर क्या क्या है हमारा, 2 गुणित 2 गुणित 41। ठीक है, तो यहाँ पर गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए। बना रहे हैं ऐसा, इनका जोड़ा बन गया, लेकिन 41 का बना क्या, नहीं, है ना। चूंकि 2 के क्या अभाज्य गुणनखंड 2 का जोड़ा बन गया है, 41 का जोड़ा या युग्म नहीं बन रहा है, अतः यह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे, है ना, एक अभाज्य गुणनखंड 164 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में क्या हो रहा है, 2 के युग्म बन रहे हैं, है ना, 2 के युग्म बन रहे हैं, 2 के युग्म बन रहे हैं, है ना, इसे लिखना है इसको। और जबकि किसका नहीं बन रहा है, जबकि, है ना, किसका, 41 के युग्म नहीं बन रहे हैं, 41 के युग्म नहीं बन रहे हैं, है ना। तो यह क्या है, बन रहे हैं, अतः, है ना, यहां लिख दूं इसको समझाने के लिए, अतः, ठीक है, 164 क्या है हमारा, पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, कारण क्या है, क्योंकि इनके जो भाज्य गुणनखंड के युग्म नहीं बन रहे हैं। प्रत्येक का बनना चाहिए, 2 का बन गया तो है ऐसा नहीं बोलेंगे, सबका बनना चाहिए, तो 41 का नहीं बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम बोलेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए देखते हैं आगे, यह 121 को बनाकर देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, है ना, मिटाता हूं इसको।
अब यहाँ से इसको बस इतना ही चाहता हूँ मैं। यहाँ से देखते हैं हम, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो गई। यहाँ से देखते हैं 121 का निकालेंगे, तो याद रखिए 121 है ना, 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा, इकाई अंक है। तो अब अंकों को जोड़ेंगे, 3 से भाग जाएंगे ना, 3 के पास जाएंगे तो 1 और 2 3 और 1 4, तो 4 तो नहीं आता है 3 के पहाड़ा में, है ना। अंकों का योग 4 हो रहा है, तो 4 अंकों का योग 9 आता, 3 आता, 6 आता, 3 के पहाड़ा में आता, तो 3 के भाग जाता, नहीं जा रहा है तो नहीं जाएगा, ठीक है। 4 के पहाड़ा में नहीं आता है, 5 के में नहीं आता है, 6 ऐसे चेक करेंगे बारी बारी। तो हम जानते हैं 11 गुणित 11 बस में आता है, याद रखना 11 11 121, और आखिरी में 11 के पहाड़े में कितने बार में ब्याह आता है, 1 बार में। तो 121 के गुणनखंड क्या हो गए, है ना, जल्दी लिख रहा हूं मैं। 121 के अभाज्य गुणनखंड है, क्या है अभाज्य गुणनखंड इसके, बराबर क्या हो गए हमारे, इनको लिखेंगे ना 11 गुणित 1, 1 को मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए हमारा, ये इनके जोड़े बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है। अतः इसके अभाज्य या इसमें अभाज्य गुण 11 है ना, 11 के युग्म बन रहे हैं, 11 के युग्म बन रहे हैं, ठीक है, बन रहे हैं। इसीलिए यह क्या है, इसलिए 121 पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। ये हो गई हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं, इसको देखते हैं, है ना, 289 को। तो इसके लिए भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाएंगे। ये ध्यान रखना 2 के पहाड़ा में नहीं भाग करेंगे, क्योंकि 9 आ गया, विषम है। 3 के पास जाएंगे तो 3 में अंकों का योग कर ले, 3 9 8 17 2 19, ये भी नहीं आ रहा है ना, ठीक है। आगे जाएंगे 4 के पास, तो 4 के पहाड़ा में कौन भाग जाता है, जिसके इकाई अंक में 2 जीरो हो, है ना, या उसका पहाड़ा हो, जैसे 32 आ जाए, 16 आ जाए, तब जाता है, ठीक है बच्चों। चेक करने का विधि है ना, ये साथ में हम पढ़े हैं। अब हम देखते हैं किसके पास जाएंगे सीधा, तो ये किसका वर्ग है, 17 का, ठीक है। 17 दूनी 14 है ना, 17 एकम 17, ठीक है बच्चों, 17 एकम 17, और बच गए कितने यहाँ से, इधर 3 उधर 8 11, 17 नियम 119, 17 7 119 है ना, 17 नहीं 17 7 119। तो ये हमारा 17 का वर्ग है। जैसे 121 का क्या है, 11 के पहाड़ा में, वैसे ही 289 17 के पहाड़ा में आता है, तो 17 एकम 17। तो इस तरह इसके भी क्या बन रहे हैं, हमारे युग्म बन रहे हैं, है ना। तो ये भी युग्म बन रहे हैं, अतः ये भी क्या है, 289 क्या है हमारा, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। यहाँ पर आप और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 100 है ना, 289 के अभाज्य गुणनखंड है। इसको आप कॉपी में ऐसे ही लिखोगे, है ना, अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। गुणनखंड इस प्रकार है ये, है ना, और गुणनखंड में युग्म बढ़ रहे हैं, बनाकर दिखा दी है, तो क्या लिखेंगे, 289 पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा, निम्न संख्याओं के पूर्ण वर्ग न होने का कारण बताइए, ठीक है, क्यों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, हमें पाद याद रखना है क्या, अगर इकाई अंक में 2 3 7 8 आ जाए तो हम कहेंगे, या सिंगल जीरो, इसको याद रखना, सिंगल जीरो, अकेला शून्य आ जाए, अकेला के साथ विषम भी लिखेंगे, क्या बोल देंगे, विषम जीरो भी आ जाए। जैसे विषम जीरो मतलब 3 0 1 0 5 0, ठीक है, तो भी इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहेंगे। देखते हैं पहला, यहाँ पर देखते हैं 12,000, तो 12,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, तो कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जीरो कितने हो गए, विषम, है ना। यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा में, या उत्तर क्या है, यह पूर्ण वर्ग न होने का कारण क्या है, इसका कारण यह है कि यह क्या है, इकाई दहाई और सैकड़ा, है ना, में, है ना, लगातार 3 जीरो है, 2 जीरो होते तो बनता इकाई दहाई में ना, लगातार 3 शून्य है, ठीक है, 3 शून्य है, और पूर्ण संख्या में लगातार 3 जीरो नहीं होता है, ठीक है, 3 शून्य है, ठीक है, यही इसका वजह हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं, चूंकि इकाई अंक क्या आ गई हमारी, 1227 में 7 आ गई ना, इकाई अंक कितना है यहाँ पर, 7 है। इकाई अंक जब भी 7 आ जाए ना, इकाई अंक 7 है ना, इसी वजह से यह पूर्ण वर्ग नहीं है ना, इसलिए यह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे देखते हैं, है ना, बस आप इसको याद रखिए,
ठीक है, 2 3 7 8 जीरो, अकेला जीरो है ना, या 3 जीरो या 5 जीरो या विषम जीरो। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वजह क्या है कि इकाई अंक क्या आ गया हमारा, शून्य, अकेला जीरो आ गया है ना, इकाई अंक क्या आ गया हमारा, शून्य। यहाँ कोष्टक में लिखा लिखेंगे अकेला शून्य है, अकेला आया है, इसीलिए यह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऐसे लिखेंगे आप। हाँ, यहाँ पर देखते हैं 2 आ गया, जबकि 2 इसमें है ना, 2 आ जाए तो नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी लिखेंगे इकाई अंक क्या आ गया हमारा, 2 है ना, इकाई अंक 2 है, इसीलिए यह भी क्या है हमारा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पर भी 3 जीरो आ गए है ना, यहाँ पर लगातार 3 जीरो है। ठीक है, और लगातार 3 जीरो हो गए मतलब 3 शून्य है ना, 3 शून्य आया है, इसीलिए यह भी क्या है हमारा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पर भी इकाई अंक 0, अकेला 0 आ गया यहाँ पर है ना, 50 से ये, तो यहाँ पर क्या आएगा, इकाई अंक क्या है हमारा, शून्य है ना, इसीलिए ये भी क्या नहीं होगा, अकेला शून्य है ना, शून्य है, शून्य अकेला शून्य ले देते हैं। ठीक है, शून्य है, ठीक है, इसको ना इकाई अंक में अकेला 0 ले देते हैं, इकाई अंक 0 आया है, अकेला याद रखना ना, अकेला, अकेला शून्य। ठीक है, 2 जीरो आ जाता, मान लो यहाँ पर 2 जीरो ले देता ऐसा ना, तब इसकी संभावना है पूर्ण वर्ग होने की। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, तो ये अकेला शून्य है, इसलिए ये भी क्या है हमारा, पूर्ण वर्ग नहीं है, ये वजह हो गई। ठीक है बच्चों, 2 3 है ना, क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आप बना लेना, याद रखना इसको, 2 3 7 8 जीरो, सिंगल जीरो या ट्रिपल जीरो या 5 जीरो या 7 जीरो ऐसा रहे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आप करके देख लीजिएगा। चलिए बच्चों, प्रश्न है, निम्न संख्याओं में से किन संख्याओं का वर्ग सम संख्या एवं किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगी। ठीक है बच्चों, एक थोड़ा सा चीज बता देता हूँ आपको, ध्यान देना यहाँ से है ना, इसको याद रखना। जैसे 1 लिखता हूँ, 1 हमारी विषम संख्या हो गई, उसका वर्ग विषम आ रहा है। ठीक है, सम संख्या 2 हो गई, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है, 2 गुणित 2 4 आता है, सम का वर्ग सम आ रहा है। ठीक है, देखना इस बात को। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9, विषम है 3, उसका वर्ग भी विषम आ रहा है ना, सम है 4, उसका वर्ग करेंगे तो 16, ये भी हमारा सम आ गया। 5 विषम संख्या होगी, उसका वर्ग करेंगे तो कितना आ गया, विषम आ रहा है 25, इकाई अंक 5 हो गई ना। अगर इकाई अंक में 1 3 5 7 9 आ जाए, क्या क्या जाए, 1 3 5 7 9 आ जाए, तो इन सब क्या कहते हैं, इकाई अंक में आ जाए तो है ना, विषम, क्या बोलते हैं, विषम संख्या, पूरी संख्या विषम कहलाती है। और इकाई अंक में क्या आ जाए हमारा, शून्य आ जाए है ना, क्या क्या आ जाए हमारा इकाई अंक में, 0 2 4 6 8 आ जाए। ठीक है, इसको याद रखना ना, 2 0 2 4 6 8 ये आ जाए तो हम क्या कहेंगे, पूरी संख्या हमारी, जैसे यहाँ पर 4 आ गया, सम हो गई, 6 आ गया 16 हो गई, 6 आया सम हो गई। ठीक है, यहाँ पर 6 का वर्ग करेंगे क्या आता है, 36, तो 6 सम है, उसका भी वर्ग हो रहा है, जो आ रहा है वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो रही है, सम है। ठीक है, 7 विषम संख्या है, तो जो आ रहा है ना, पूर्ण वर्ग संख्या, वो भी विषम हो रही है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, एक चीज याद रखना। ठीक है, क्या चीज याद रखना, कि सम संख्या का वर्ग है ना, सम संख्या का वर्ग क्या होता है, सम आएगा कि विषम आएगा, आप बताना सोच के। ठीक है, वीडियो पुश करो, बताओ आंसर क्या होगा, है ना, इससे आप क्या समझे, विषम संख्या का वर्ग है ना। तो जो चीज लिख रहा हूं इसको आप याद रखना। तो सम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा हमारा, सम की विषम आएगा, बताइए, सम आएगा, क्या आएगा, सम। और विषम संख्या का वर्ग, जैसे हाँ देखो ना, एक विषम आया, 3 का वर्ग विषम है, तो जो वर्ग पूर्ण वर्ग आई वो भी विषम आया, 5 भी विषम है, इसका पूर्ण वर्ग विषम आया, 7 भी। ठीक है, तो वर्ग पूर्ण वर्ग है, सम संख्या का वर्ग सम आएगा, विषम संख्या का वर्ग विषम आएगा, इसको याद रखना। चलिए देखते हैं यहाँ से, अब देख लेते हैं यहाँ पर 14 है ना, 14 का वर्ग करेंगे, 14 क्या है, सम संख्या है, तो इसका जो पूर्ण वर्ग करेंगे है ना, इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो 14 का वर्ग है, 14 का वर्ग कितना आता है, 256, एक ही बना रहा हूं। ठीक है, 256, इकाई 6 है ना, तो ये भी क्या होगी हमारी, सम। तो ये है ना, निम्न में किन संख्या का वर्ग है, तो 14 का वर्ग अभी क्या है हमारा, सम आ रहा है। अगर ये सम हो है ना, तो जो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी वो भी क्या होगा हमारा, सम आएगा। चलिए बताइए आगे, यहाँ पर इकाई अंक 7 है, हमारे विषम है, तो विषम का वर्ग क्या आता है, यहाँ लिखे है ना, विषम का वर्ग क्या आता है, विषम, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, विषम आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 179 हमारे सम है कि विषम है, इकाई अंक 9 आया है तो विषम है ना,
तो पूरी विषम हो गई 179, तो विषम कवर करेंगे तो क्या आएगा, सम की विषम संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ भी क्या आएगी, 5 विषम है तो पूरा विषम आएगा। ठीक है, पूरा विषम बन जाएगा, है ना, यहाँ भी विषम आएगा। समझ आ रहा है ना, ये सम संख्या हुई। और सम संख्या कवर करेंगे तो क्या आता है, यहाँ लिखे ना, सम कवर क्या आता है, सम आता है, तो सम ही आएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर भी सम है, 8 आ गई इकाई अंक, है ना, तो पूरी संख्या हमारी सम बन गई। याद रखिए, यहां से सम मतलब पूरा सम, तो ये भी हो गया हमारा, यहां से सम मतलब पूरा सम, ये भी सम संख्या हो गई। ये विषम है तो क्या हो जाएगी, ये विषम संख्या हो जाएगी। यहाँ ये सम आया, 0 सम संख्या है, तो ये हो गई हमारी पूरी सम संख्या। और सम का वर्ग क्या करेंगे हम, सम आएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए, इस तरह से प्रश्नावली एक कंप्लीट हुआ, है ना। अब हम अगला जो वीडियो रहेगा वो प्रश्नावली 2 पर रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।